आज हम बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के एक बहुत ज़रूरी चैप्टर पर बात कर रहे हैं। चैप्टर 2, निवेशक और मुद्रास्फीति। हाँ, इन्फ्लेशन। ये विषय बहुत अहम है क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई वो चीज़ है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत, उसकी परचेजिंग पावर कम करती रहती है। बिल्कुल। और अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना जैसे शेयर बाजार के गिरने पर जाता है। सही बात है। गिरावट एकदम दिखती है, महंगाई चुपके से काम करती है। ग्राहम ने दशकों पहले ये समझा था और आज भी उतना ही सच है। हाँ, तो आज हम ग्राहम की नज़र से यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस महंगाई से निपटा कैसे जाए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राहम का जो पहला बड़ा पॉइंट था वो ये कि इन्फ्लेशन कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है, ये एक स्थायी हकीकत है। स्थाई? हाँ, उन्होंने जैसे 1950 से 70 के अमेरिका का उदाहरण दिया। वहां करीब 3.5% सालाना महंगाई थी। अब सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, हाँ, 3.5% तो ठीक ही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये था कि हर 20 साल में पैसे की खरीदने की ताकत आधी हो जाती थी। आधा। अरे बाप रे, 20 साल में आधा? मतलब उस वक्त जिसने लंबे समय के लिए बॉन्ड या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा, वो असल में अपना पैसा गंवा रहा था। बिल्कुल, रियल वैल्यू कम हो रही थी। और अगर आज हम इंडिया में देखें, 2012 से 2022 तक औसत महंगाई करीब 6% रही है। 6%? हाँ, मतलब अगर किसी के पास 10 लाख रुपए थे 2012 में, तो 2022 तक उनकी असली कीमत, खरीदने की ताकत करीब 5.5 लाख रुपए ही रह गई। सोचिए जरा, ये तो बहुत सीरियस बात है। और आगे भी? हाँ, 2024-25 में भी उम्मीद यही 5-6% के आसपास की है। और यहीं पर ग्राहम की दूसरी चेतावनी आती है। क्या? कि जिसे हम सुरक्षित निवेश मानते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स हो गए या बैंक एफडी। हाँ, एफडी तो सबसे सेफ मानते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि हाई इन्फ्लेशन के टाइम में ये असल सुरक्षा नहीं देते। आपका पैसा असल में घट सकता है। अच्छा, ये कैसे? मतलब ब्याज तो मिलता है ना? ब्याज मिलता है, पर वो कागजी होता है, नॉमिनल। हाँ। असली कमाई तो महंगाई घटाने के बाद पता चलती है। ग्राहम ने दिखाया कि 1950-60s में अमेरिकी बॉन्ड पर 4% ब्याज था, मान लीजिए। ठीक है। पर महंगाई 3.5% थी। तो असली कमाई कितनी हुई? सिर्फ 0.5%। ओह, बस आधा %? हाँ। और आज इंडिया में देखिए, बैंक एफडी पर कितना है? लगभग 6.5%, पीपीएफ पर 7.1% और महंगाई 6% के आसपास। तो मतलब रियल रिटर्न या तो बहुत कम है या है ही नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो कम जोखिम वाली बात है ना, उसका मतलब महंगाई से सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो फिर अगर एफडी और बॉन्ड पूरी तरह नहीं बचाते, तो क्या स्टॉक मार्केट इसका जवाब है? सब कहते हैं इक्विटी बीट्स इन्फ्लेशन। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन यहाँ भी ग्राहम का नजरिया थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि ये सोचना कि स्टॉक हमेशा महंगाई को मात देंगे, ये जरूरी नहीं है। हमेशा नहीं? पर क्यों? कंपनियां तो अपने दाम बढ़ा सकती है ना महंगाई में? बढ़ा सकती हैं, लेकिन महंगाई से कंपनियों की लागत भी तो बढ़ती है। फिर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं। ग्राहकों की खरीदने की शक्ति कम हो सकती है। ये सब चीजें मुनाफे पर असर डाल सकती हैं। हाँ, ये तो है। हमने देखा भी है ये। जैसे 2022-23 में जब महंगाई ज्यादा थी, ब्याज दरें बढ़ रही थी, तो शेयर बाजार या तो सपाट रहे या गिरे भी, भले ही चीजों के दाम बढ़ रहे थे। हाँ, कुछ टेक स्टॉक्स वगैरह गिरे थे काफी। बिल्कुल। तो मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक कोई गारंटीड प्रोटेक्शन नहीं है इन्फ्लेशन के खिलाफ। तो फिर निवेशक करे क्या बेचारा? बॉन्ड में रिस्क, स्टॉक में भी गारंटी नहीं। तो कहाँ जाए? क्या सोना, जमीन जायदाद, ये सब बेहतर है? ग्राहम ने रियल एसेट्स यानी वास्तविक संपत्ति जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनरी, इनके महत्व को माना था, क्योंकि इनका एक आंतरिक मूल्य होता है जो महंगाई के बावजूद बना रहता है। हाँ, ये बात तो है। आजकल सोना पारंपरिक रूप से एक हेज माना जाता है, पर वॉलेटाइल बहुत है, मतलब कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है। रियल एस्टेट अगर सही तरह से चुना जाए तो अच्छा हो सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में पैसा भी बहुत लगता है और बेचना आसान नहीं होता हमेशा। सही कहा। इसीलिए अब RIETS जैसे तरीके भी हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप कम पैसे में प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और इसे स्टॉक की तरह खरीद बेच भी सकते हैं। अच्छा, ये REITS एक नया ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर ग्राहम की सलाह क्या थी उस समय 70 के दशक में? उनकी सलाह थी कि डाइवर्सिफाई करो, मतलब स्टॉक और बॉन्ड दोनों में पैसा लगाओ।
सिर्फ कागजी रिटर्न मत देखो, असली रिटर्न देखो महंगाई एडजस्ट करने के बाद, और अपनी उम्मीदें थोड़ी कम रखो। और आज के लिए 2025 में क्या ये सलाह बदल गई है? नहीं, बुनियादी सिद्धांत वही है। आज भी एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। कुछ पैसा इक्विटी में, जैसे अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में, और कुछ डेप्ट में, जैसे पीपीएफ या भारत बॉन्ड जैसे विकल्प। और ऐसे फंड्स चुने जो महंगाई को मात देने का लक्ष्य रखते हों। बिल्कुल, जैसे अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड, या शायद रीट्स, या फिर सिंपल इंडेक्स फंड, या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी एक तरीका हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और क्या है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, ग्राहम तब भी कहते थे और आज भी लागू होता है, अपना सारा पैसा लंबे समय के लिए फिक्स्ड रिटर्न्स जैसे एफडी में मत फंसाओ। हाँ, वो रियल रिटर्न वाली बात। बिल्कुल, और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर मत रहो, जैसे सिर्फ सोना, या आजकल लोग क्रिप्टो में बहुत करते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर बनने वाले रास्ते हैं ना, जैसे एफएनओ या हर नए आईपीओ के पीछे भागना, हाँ, उनसे बचना चाहिए। उनसे बचना चाहिए। और सबसे जरूरी, रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त महंगाई को कभी मत भूलो, वरना पता चला रिटायर हुए और पैसा काफी नहीं है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, निवेशक ए और बी। दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। ठीक है। निवेशक ए ने सारा पैसा 6.5% वाली एफडी में डाल दिया 10 साल के लिए। तो 10 साल बाद कागज पर तो उसके पास करीब 19 लाख रुपए हो जाएंगे। सुनने में अच्छा लगता। हाँ, डबल जैसा हो गया लगभग। लेकिन अगर महंगाई 6% सालाना रही, जो कि पिछले दशक में रही है, तो उन 19 लाख रुपए की असली कीमत आज के हिसाब से सिर्फ 10.6 लाख के बराबर होगी। क्या मतलब 10 साल में सिर्फ 60,000 की असली बढ़ोतरी? हाँ, असल में पैसे की ताकत बढ़ी ही नहीं। ओहो, अब निवेशक बी का देखते हैं। उसने ग्राहम की तरह सोचा। हाँ, मान लीजिए उसने 6 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए, जहां उम्मीद करते हैं लंबी अवधि में 11% औसत रिटर्न मिले, और 4 लाख रुपए पीपीएफ या बॉन्ड में, जहां 7% मिल रहा है। तो मिक्स बना लिया उसने। हाँ, तो उसका कुल पोर्टफोलियो रिटर्न लगभग 9.4% सालाना हुआ। अब इसमें से 6% महंगाई निकाल दीजिए, बचा 3.4%। 3.4% का असली रिटर्न हर साल। इसका मतलब है कि उसकी संपत्ति की खरीदने की ताकत सच में बढ़ रही है। वो असल में अमीर हो रहा है। बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल सही। आपकी दौलत महंगाई को काटने के बाद बढ़नी चाहिए, वही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है। हाँ, ग्राहम का वो कोट याद आता है कि निवेशक का काम न तो मुद्रास्फीति को अनदेखा करना है और न ही इस पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करना है। संतुलन चाहिए। एकदम सही, बैलेंस इज द की। तो आज की इस बातचीत से एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर महंगाई हमारे निवेश की कीमत कम करती है, तो क्या ये हमारे कर्ज जैसे होम लोन वगैरह के असली बोझ को समय के साथ कम भी करती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है, इस पर सोचना चाहिए।